हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी अपने घर पे सेफ और हेल्दी होंगे एंड सारे असाइनमेंट्स आप कंप्लीटली सॉल्व कर रहे हैं। जो भी आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है या जो वीडियो लेक्चर्स जो आप देख रहे हैं उनके अंदर किसी भी कंसेप्ट के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में देखा है कि व्हाट इज मोल, फिर हमने क्या किया, मोल क्या होता है, उसके बाद हमने मोल से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो किए हैं। जैसे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ आयंस किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर देन हमने किया नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से निकालेंगे, या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर चार्ज कितना होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किए। आज की क्लास में हम उससे आगे वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज परसेंटेज। किसी परसेंटेज कंपोजिशन या कोई भी जो कंपाउंड है उसके अंदर ईच एलिमेंट का परसेंटेज कितना है। फिर उसके आगे हम जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन या डेंसिटी रिलेटेड पार्ट पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए। पिछली क्लास में हमने जो है बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, उसके अलावा एक और एग्जाम्पल से हम आज स्टार्ट करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। दैट इज जो क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में दिया गया है, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स एंड न्यूट्रॉन्स present in 54 ml H2O, राइट। अब ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आपको 54 ml H2O जो है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, वो कितने होने वाले, राइट। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एनटीपी एसटीपी मेंशन्ड नहीं। अगर एनटीपी एसटीपी मेंशन होता तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मोल निकालने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे वाटर की डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी ऑफ H2O वो होती है बेटा 1 ग्राम पर ml, राइट। और हमें वाटर का वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर H2O, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वो कितना होगा, 1 × 54, दैट इज 54 ग्राम। ये हमारे पास पानी का या वाटर का मास आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये हमारे पास फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास जो है वो कितना है, 54, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो मोल विल बी 3 मोल्स। ये हमारा आंसर हो गया। फिर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो देखिए वाटर के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, हमने पिछली क्लास में देखा था कि H के अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0, और ऑक्सीजन के अंदर कितना होता है, 16 - 8 8। तो ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो हो जाएंगे मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। तो मोल कितने यहाँ पे 3 इंटू Na इंटू वाटर के अंदर कितने मोल है, सॉरी कितने न्यूट्रॉन है एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, 8। तो टोटल विल बी 24 Na, दैट विल बी द आंसर, राइट। अब इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं। चलिए, तो हम आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं कि हमने जो 3 फॉर्मूले पढ़े थे उनसे रिलेटेड पहले हम क्या करते हैं, उसको याद रखने के लिए एक वाई मैप बना लेते हैं। देखिए 3 फॉर्मूले जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है मोल के अंदर, वो हम कौन कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। जैसे पहला फॉर्मूला था मोल का, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटम होगा तो एटॉमिक मास कर रहे थे हम। सेकेंड जो फॉर्मूला था जो हम, अच्छा इनको एक साइड में,
देखता हूँ, पहला फॉर्मूला था मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। सेकेंड नंबर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा दैट इज मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल अपॉन Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, राइट। और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला था जो एनटीपी एसटीपी पे वैलिड था दैट इज वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ये एनटीपी एसटीपी पे वैलिड है, एट एनटीपी या एसटीपी पे 22.7 हो जाएगा, राइट। चलिए तो हम उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमने एक वाई मैप बना लिया जो हमें याद रखने में हेल्प करने वाला है तीन फॉर्मूले को। देखिए सेंटर में मैंने लिख दिया दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल निकालने के लिए मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देखो यहाँ पे अगर मेरे पास मास है, वो गिवन मास अगर है, इस गिवन मास को अगर मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, राइट। एक एरो हम बना सकते हैं। अगर मुझे मास से मोल निकालने हैं हमें क्या करना पड़ेगा, मास को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मॉलिक्यूलर मास से। तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया तो मोल आ गए। सिमिलरली रिवर्स, फॉर एग्जांपल आपको मोल दिए हैं और आपको मास कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हैं, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। देखो मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू गिवन मास। हम क्या कर सकते हैं, मोल से अगर मास निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कर दो। मोल को मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास आने वाला है, राइट। सिमिलरली सेकंड नंबर का फॉर्मूला अगर मुझे सपोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, राइट। यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर मुझे निकालने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मोल इनटू Na कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। मींस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, मल्टीप्लाई इनटू Na, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो मोल लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय Na। तो इसको रिवर्स लेके आना है, हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दो तो हमारे पास क्या जाएंगे, मोल आ जाएंगे, ठीक है। देखो एक और पार्ट हमारे पास बचता है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम इन लीटर वो कब लिख रहे हैं अपन, एट एनटीपी या एसटीपी करेंगे तो 22.7 हो जाएगा। तो एनटीपी पे लिख रहे हैं तो वॉल्यूम को अगर मैं डिवाइड कर दूं 22.4 से तो क्या आ जाएगा, मोल। तो मतलब वॉल्यूम से मुझे मोल लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 22.4। और मोल से अगर वॉल्यूम निकालना है तो मोल इंटू 22.4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। से रिवर्स केस में मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 22.4 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, या सॉरी वॉल्यूम आ जाएगा अगर मोल इंटू 22.4 कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, वाई मैप पे इसका शेप वाई जैसा है। तो वाई मैप है ये हमें याद रहेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम कैसे निकालना है, मास कैसे निकालना है। अल्टीमेटली ये तीनों फॉर्मूले के थ्रू ही मैंने बनाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मोल से रिलेटेड वाला पार्ट के मॉलिक्यूल, एटम्स, आयन जो हम कैसे कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, राइट। चलिए ये जो है थोड़ा सा मोल कैलकुलेशन से अलग टॉपिक है जो बाद में हमारे पास एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने में यूज होने वाला है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन की अगर बात करूं तो परसेंटेज कंपोजिशन का बेसिक मतलब होता है कोई भी जो कंपाउंड बना हुआ है उसके अंदर वो जितने भी एलिमेंट से बना है उन हर एलिमेंट का इंडिविजुअल कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है उसके मॉलिक्यूलर मास के अंदर, दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या बताते हैं, देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से लेके बात करते हैं, आपको दे दिया C6H12O6, ये क्या होता है बेटा, ग्लूकोज।
अब इस ग्लूकोज के अंदर अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीजें अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक जो मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल का अगर मैं मोलर मास निकालूं तो कितना होने वाला है। देखो ग्लूकोज का, कार्बन का होता है 12 लेकिन 6 है हमारे पास, 12 into 6, हाइड्रोजन का होता है 1 into 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 16 होता है हमारे पास, कितने 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180, राइट। ये एक मॉलिक्यूल का मास है 180। अब इसके अंदर मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर निकालना है सपोज, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन वो क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन का इस टोटल मास के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आपके सारे सब्जेक्ट के अंदर आपके अंदर केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, जो कि 11th क्लास के अंदर 5 सब्जेक्ट है आपके पास, तो उसमें केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो केमिस्ट्री के मार्क्स अपॉन टोटल इनटू 100 हम कर देंगे। तो यहाँ पे भी वही है कि कार्बन का परसेंटेज कितना है इस टोटल के अंदर, तो कार्बन का मास कितना होगा, देखो मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल, टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, तो देखिए कितना होने वाला है। अब देखो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 इंटू 6 जो किया अपन ने, 6 क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितना मास है इसका, अपॉन टोटल है 180 इंटू 100। इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 6 से कितने टाइम कैंसिल आउट हो गया 30, ठीक है, और 3 से 4 टाइम्स, इसमें से कितना आ जाएगा 40%, मतलब ये जो कंपाउंड बना है इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना है 40%। सिमिलरली हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, देखिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर मुझे निकालना है, देखिए हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है 1 into 12 अपॉन टोटल 180 into 100, देखिए इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 20/3 दैट इज 6.66%, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन का परसेंटेज। सेम ऑक्सीजन का अगर परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी 16 into ऑक्सीजन के एटम कितने 6 अपॉन 180 into 100 हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते थे, हमें पता है ये जो मॉलिक्यूल है वो 3 एटम से मिलकर बना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हमें कार्बन का परसेंटेज पता है, हाइड्रोजन का पता है, तो मुझे पता है टोटल मिला के तो कितना होगा 100%, तो इन दोनों का अगर हमें पता है तो थर्ड का परसेंटेज क्या होगा, हम दोनों को ऐड करके 500 के अंदर से माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। देखिए वो कितना है यहाँ से 46.66% है, तो रिमेनिंग कितना है 53.54%, वो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी इतने आने वाला है 6 से 3 टाइम्स, तो 16 या 160/3 वो देखो कितना आ जाएगा 5 10 3 और 3, तो 53.33 या 34% हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा, 34% विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर इंडिविजुअल हर एटम का परसेंटेज या मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इतना आसान नहीं होता है कि आपको मॉलिक्यूल दे दिया और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। उसका रिवर्स क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सपोज आपको मैंने कार्बन का परसेंटेज दे दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने बता दिए हैं कार्बन के एटम कितने हैं और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, हमें पता है बेटा हम क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास इनटू कार्बन के एटम, मतलब कार्बन का मास आ गया, अपॉन मोलर मास वो अननोन है m into 100 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन, तुम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो वो चीजें अपन बात करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालेंगे, हर एक का इंडिविजुअल परसेंटेज निकाल सकते हैं, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चन या कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिनके अंदर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है या जो परसेंटेज गिवन होगा उसके थ्रू हम कितने एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर वो भी हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर, याद रखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या किया था एटॉमिक मास, उस एलिमेंट का मास इनटू क्या कर रहे थे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर उसके कितने एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर उसके कितने एटम है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या उसका मोलर मास या टोटल मास लिख रहे थे मॉलिक्यूलर मास इनटू 100,
ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा क्या कैलकुलेट करने का, परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसके अंदर जो भी चीजें अननोन रहने वाली है, या तो आपको ये सब गिवन होगा, नंबर ऑफ एटम अननोन होंगे तो वो निकाल सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर मास अननोन होगा तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकेंगे। ये फॉर्मूला जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप अच्छे से याद रखना। राइट, जिसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। फॉर एग्जाम्पल, if the percentage of water of crystallization in MgSO4.xH2O is 13%, find x। राइट, चलिए ये हमने एग्जांपल ले लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि वाटर का जो परसेंटेज है इसके अंदर वो कितना है, 13%। मतलब हमारे पास वाटर का मास ले लेंगे हम यहाँ पे, वाटर के कितने एटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर, x, तो इंटू x हो जाएगा, अपॉन इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ लिख देंगे इंटू 100, और परसेंटेज कितना दे रखा है, 100। ये थोड़ा सा लेंथी एग्जांपल हो गया, पर ये अच्छा एग्जांपल है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू, वो कितना होना चाहिए, देखिए एटॉम वाटर का कितना होता है, 18 होता है, इनटू वाटर के कितने एलिमेंट है, x, सॉरी उसके मॉलिक्यूल है x, अपॉन इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकाले तो वो देखो कितना होगा, mg का होता है बेटा 24, s का होता है 32, o का होता है 16, पर 16 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 64, प्लस वाटर का कितना होता है 18, पर कितने वाटर मॉलिक्यूल है x, तो कितना हो जाएगा देखो 18x इसका हो जाएगा। राइट, तो पूरा मॉलिक्यूलर मास यहाँ लिख सकते हो, देखो इसको ऐड कर सकते हो, कितना हो जाएगा ये 4 4 8 और 10 0 1, कितना हो जाएगा, देखिए 6 3 9 9 और 10 10 और 2 12, तो 120 प्लस 18x, ये टोटल हमारे पास हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। देखिए 120 प्लस 18x इंटू 100 कर सकते हैं, और इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए दे रखा है 13% इज इक्वल टू 18x अपॉन 120 प्लस 18x इंटू 100। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। राइट, इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला एग्जांपल करने वाले हैं। अगला एग्जांपल है, ए मॉलिक्यूल कंटेन contain 2% of Na या sodium and it have 2 atoms of Na in it, find the molecular mass of, या फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। ये हमारा एग्जांपल हो गया। देखिए इसमें यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, हमें पता है सोडियम का परसेंटेज कितना है 2%। देखिए यही फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, परसेंटेज दे रखा है 2, एटॉमिक मास जो हमारे पास कितना है Na का कितना होता है 23, और क्वेश्चन में हमें बोला है कि मॉलिक्यूल के अंदर सोडियम के कितने एटम है, 2 एटम से, तो हमारे पास होगा 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा कंपाउंड का 2300 ग्राम। राइट, एक मॉलिक्यूल का अगर लिखेंगे तो क्या यूनिट हो जाएगी यहाँ पे AMU, मोलर मास मतलब एक मोल का मास होता है, तो यूनिट क्या आ जाएगी ग्राम के अंदर आ जाएगी। मॉलिक्यूलर मास निकालना अगर होगा
यूनिट विल बी AMU। हमारा एक तरह का क्वेश्चन। एक और जो है क्वेश्चन हमारे पास टाइप का क्वेश्चन आता है इसी के अंदर, फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास अगर हमें लाना है तो उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स जो होने चाहिए कंपाउंड के अंदर वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। और मिनिमम एटम कितना हो सकते हैं, 1। जब भी किसी भी क्वेश्चन में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास अगर पूछा जाए तो उसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हम कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1। और नंबर ऑफ एटम 1 लेंगे तो उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो मिनिमम हो जाएगा। उसके लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल है हेमोग्लोबिन contains 2.8% Fe, आयरन है उसके अंदर। फाइंड दी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन। राइट, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो उसके लिए फिर से ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि परसेंटेज जो है वो कितना है Fe का 2.8%। एटॉमिक मास जो Fe का होता है, Fe का एटॉमिक मास होता है 56, तो वो लिख दिया हमने 56। और मिनिमम है इसलिए नंबर ऑफ एटम हम कितने ले लेंगे, 1 अपॉन हमारे पास मॉलिक्यूलर मास m इनटू 100। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर देखिए, m जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो जाएगा 5600 अपॉन 2.8, पॉइंट हटाया 10, तो ये कितना हो जाएगा 2000। राइट, हमारे पास कितना हो जाएगा ये आंसर, 2000 विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। राइट, तो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन वाले क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे कि एटॉमिक मास, मिनिमम मास, मॉलिक्यूलर मास के लिए नंबर ऑफ एटम शुड बी 1। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, जो हम परसेंटेज मास परसेंटेज कंपोजिशन के थ्रू कैलकुलेट करने वाले हैं, या फिर आपको मोल परसेंट दिया होगा उसके थ्रू कैलकुलेट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास या फिर एवरेज मॉलिक्यूलर। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में मीन मॉलिक्यूलर मास या मीन एटॉमिक मास भी लिखा होगा। तो एवरेज या मीन हमारे पास सेम ही टर्म है, एवरेज एटॉमिक मास। देखिए एवरेज एटॉमिक मास जो है वो डिफाइन होता है आइसोटॉपिक कंपोजिशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके आइसोटॉप्स भी प्रेजेंट है। तो उस केस में या जो आइसोटॉपिक अगर मास हमें पता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम किसका मास निकालते हैं, उनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास ऑन आइसोटॉप का हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास जो है किसके थ्रू निकाला जाता है, ऑन दी बेसिस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन इन नेचर। जो भी आइसोटोप का नेचर में जितना परसेंट कंपोजिशन है उसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास दैट शुड बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए हमने ले लिया मान लो, या फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज दो हमारे पास आइसोटोप है, लेट 2 isotopes are present, और वो ले लिया मैंने A एंड B। राइट, तो इस आइसोटोप का अगर मान लो A का अगर मैं नेचुरल परसेंटेज देखूं तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ A, वो नेचर के अंदर सपोज दे रखा XA%। सिमिलरली परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ B की अगर हम बात करें तो वो भी कितना है, सपोज XB% हमें दे रखा है, या फिर हमें पता है दोनों का मिला के कितना होगा 100। 3 आइसोटोप होंगे तो तीनों का मिला के कितना हो जाएगा 100। एक का अगर पता है तो दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस x कर देंगे तो दूसरे का परसेंटेज भी आ जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास अगर हमें निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, देखिए XA% दे रखा है,
ए का मास मान लो मेरे पास है मॉलिक्यूलर मास एम ए, तो उसका XA%, तो XA/100 ही ए का कंट्रीब्यूशन हो गया, प्लस बी का कंट्रीब्यूशन निकालना है तो XB% ऑफ MB, ये हमारे पास बी का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको एक साथ अगर लिख दूं पूरे फॉर्मूले को, तो एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए एवरेज एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ए इनटू एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस परसेंटेज ऑफ बी इनटू एटॉमिक मास ऑफ बी अपॉन 100, दैट इज x प्लस x, वो टोटल परसेंटेज कितना होगा 100 हमारे पास होने वाला है। चलिए एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि क्लोरीन हैव 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, 17 इसका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास या मास नंबर 35, और एक और है 17 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 37, क्योंकि आइसोटोप्स वही होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर आर आइसोटोप्स, राइट। और आपको बता भी रखा है परसेंटेज जो है नेचर के अंदर वो 35 वाले का परसेंटेज है नेचर के अंदर 75% और 37 वाले का परसेंटेज दे रखा है 25%। हमें क्या निकालना है इसका एवरेज एटॉमिक मास। चलिए तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ ए दैट इज XA प्लस XB MB अपॉन XA प्लस XB दैट इज 100। देखिए ए का परसेंटेज 75 इनटू इसका एटॉमिक मास 35 है, तो दूसरे वाले का परसेंटेज 25 और उसका एटॉमिक मास कितना है 37 अपॉन टोटल कितना है 100। इसको सॉल्व करना है। देखिए 25 से इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया 4 टाइम्स, और ये कितना होगा 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा टोटल 35.5। अब देखिए जो Cl होता है क्लोरीन, इसका एटॉमिक मास जो हम यूज करते हैं जनरली कैलकुलेशन के टाइम पे वो होता है 35.5, ना तो हम 37 यूज कर रहे होते हैं ना ही 35 यूज कर रहे होते हैं। इट मींस ये जो 35.5 हम लेते हैं वो क्या होता है इनका एवरेज एटॉमिक मास, राइट। चलिए एक और एग्जांपल हम बात करते हैं। अगर आपको एक तो तरीका है कि हमें परसेंटेज दिया हो हमें एवरेज निकालना, एक रिवर्स क्वेश्चन हो सकता है आपको एवरेज दिया हो और उसके अंदर क्या निकालना हो परसेंटेज कैलकुलेट करना हो। देखिए एक और एग्जांपल, नियॉन हैव 2 isotopes, दैट इज वो नियॉन के 2 आइसोटोप है, एक तो जिसका मास 20 है और दूसरा जिसका एटॉमिक मास कितना है 22। नियॉन के 2 आइसोटोप है, तो आइसोटोप दैट इज नियॉन 20 एंड नियॉन 22। इफ एवरेज atomic mass of neon is 20.2, find percentage in nature of both isotopes। अब मैं दोनों आइसोटॉप्स की, या कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हेवियर आइसोटॉप, इट मींस 22 वाले का परसेंटेज बताइए, लाइटर आइसोटॉप मतलब 20 वाले का परसेंटेज बताना है, तो वो मैं सॉल्व करना। देखिए तो इसके अंदर फिर से वही फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो मुझे परसेंटेज निकालना है, तो मान लेते हैं सपोज इसका परसेंटेज जो है, इसका परसेंटेज कितना है X%, तो दूसरे वाले का परसेंट कितना हो जाएगा नेचर के अंदर 100 माइनस x, क्योंकि मुझे पता है दोनों का मिला के परसेंटेज कितना होने वाला है 100%। तो देखो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज एटॉमिक मास तो क्या होगा परसेंटेज ऑफ ए इंटू एटॉमिक मास ऑफ ए परसेंटेज ऑफ बी इंटू एटॉमिक मास ऑफ बी अपॉन टोटल परसेंटेज 100। देखिए एक पहले वाले का परसेंट x इंटू एटॉमिक मास का 20 है, सेकेंड परसेंटेज विल बी 100 माइनस x और एटॉमिक मास है इसका 22 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर सकते हैं देखो, और ये एवरेज जो दे रखा है हमें वो कितना है 20.2।
इज इक्वल टू 20x प्लस 2200 माइनस 22x बाय 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2020, ठीक है, 2200 माइनस 2x। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू कितना होने वाला है, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 180 बाई 2 दैट इज 90%। तो हमारे पास नियोन जो 20 है इसका परसेंटेज हो जाएगा 90% और दूसरा एस्ट्रोक का परसेंटेज हो जाएगा 10%। ठीक है, तो या तो हम रिवर्स करके सवाल कर सकते हैं, आप परसेंटेज निकाल सकते हो, या एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आइसोटोप्स थे तो वहां पे क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और उस मिक्सचर के अंदर ईच का कंट्रीब्यूशन होगा, उसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास या फिर मीन मॉलिक्यूलर मास इसको बोल सकते हैं, मीन मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास की तरह ही, सॉरी, जो एवरेज एटॉमिक मास हमने निकाला है सेम उसी की तरह हम क्या निकालते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, जैसे वहां पे हम यूज कर रहे थे मास परसेंटेज, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, मोल परसेंटेज। तो देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास वो हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे वही दो आइसोटोप, दो मॉलिक्यूल है ए एंड बी, ए का हमारे पास मास हो गया मॉलिक्यूलर मास एम ए, और बी का मास हो गया सपोज एम बी, और ए के मोल सपोज हो गए एन ए, और बी के मोल हो गए एन बी। ये हमारे पास हो जाएंगे इनके मोल, ठीक है, एन ए एन बी इनके मोल है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा मोल ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी अपॉन टोटल मोल दैट इज एम ए प्लस एन बी। पहले वहां पर तो टोटल परसेंटेज 100 था, इसलिए मैंने 100 लिख दिया, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि टोटल परसेंटेज टोटल मोल विल बी 100। अगर मुझे यहाँ पे एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला ये हो गया। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर मोल फ्रैक्शन भी पूछ लेते हैं इसके अंदर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन जो टर्म होता है उसका मतलब होता है जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। जैसे फॉर एग्जांपल ए का मोल फ्रैक्शन अगर पूछ लेंगे तो ए के मोल क्या है एन ए, और टोटल मोल क्या है एन ए प्लस एन बी। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन भी पूछ लिया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए will be A के मोल Na अपॉन Na प्लस Nb। सिमिलरली B का मोल फ्रैक्शन पूछेंगे तो B के मोल अपॉन टोटल मोल हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, मतलब A का मोल फ्रैक्शन उसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने XA इंटू Na प्लस यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे Nb अपॉन Na प्लस Nb आ जाएगा, तो वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू Mb भी हो सकता है। और याद रखेंगे कि दो का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है XA प्लस XB वो हमेशा कितना होगा, 1, क्योंकि टोटल 100% है, XA प्लस XB विल बी इक्वल टू 1 होता है। तो हम ये भी याद रखेंगे वाला फॉर्मूला, यहाँ पर XA और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन है और इसका यूज करके भी हम सवाल कर सकते हैं। चलिए इसके भी एग्जांपल्स हम करते हैं अब। क्वेश्चन है कैलकुलेट दी
कैलकुलेट मीन मॉलिक्यूलर मास of gaseous mixture containing 3 mole CH4 and 2 मोल C2H6। ये आपको दे रखा है कि 3 मोल CH4 और 2 मोल C2H6 आपने लिए हैं। ये गैसियस मिक्सचर है, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। चलिए, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का जो फॉर्मूला क्या होगा वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर मोल ऑफ ए इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, मोल ऑफ बी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन टोटल, दैट इज Na प्लस Nb। देखिए A के मोल कितने हैं, सपोज मैंने CH4 को A ले लिया तो A के मोल कितने केवल है 3 और CH4 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 16, 12 प्लस 4। सिमिलरली इसके मोल 2 और इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 30, 12 इंटू 2 24 प्लस 6 30 डिवाइडेड बाय दोनों के मोल कितने हो जाएंगे 3 प्लस 2। ये एवरेज कितना होगा देखो 48 प्लस 30 इंटू 2 60 बाय 5, तो ये हो जाएगा 108 बाय 5। 108 बाय 5 कितना होने वाला है 21.6। ठीक है, 21.6 हमारे पास मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, राइट। चलिए हम एक और एग्जांपल करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास का। तो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ए गैसियस मिक्सचर हैव कंपोजिशन 80% H2 एंड 20% He हीलियम बाय मास। मतलब बाय मास दे रखा है, इतने से अगर मैं सोचूं 100 ग्राम अगर टोटल मिक्सचर है तो 80 ग्राम क्या होगा उसके अंदर हाइड्रोजन और बाकी 20 ग्राम क्या हो जाएगा हीलियम, क्योंकि हमें बाय मास दिया। बाय मोल दिया होता तो 80 मोल हाइड्रोजन होता और 20 मोल्स ऑफ हीलियम होता। नेक्स्ट अगर मुझसे बोल दिया कि सॉरी हीलियम बाय मास की जगह बाय वॉल्यूम अगर हमें दे रखा है, तो बाय वॉल्यूम हमें पता है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ही होता है, तो उसको भी हम मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए 80 ग्राम हाइड्रोजन है तो मोल निकाल लेते हैं पहले अपन। मोल ऑफ हाइड्रोजन तो वो कितने हो जाएंगे 80 बाय 2, तो कितने मोल हैं 40 मोल्स। सिमिलरली मोल्स ऑफ हीलियम, तो हीलियम का कितना है 20 ग्राम और हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, तो हीलियम के मोल कितने हो जाएंगे 5। देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इस मिक्सचर का अगर निकालना है तो ए के मोल कितने 40 इंटू ए का मॉलिक्यूलर मास 2 प्लस हीलियम के मोल है 5 और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास है 4, राइट, अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल क्या है 40 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा देखो 100 बाय 45, तो ये कितना होने वाला है 2.100, तो क्या हो जाएगा 2.22 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 2.2, राइट। ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास का हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज दे दिया हो, किसी के मोल कैलकुलेट करने हो, तो उस तरह का भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। The next example है a gaseous mixture containing a mixture containing 70% N2 and 30% unknown gas by volume। अब हमें यहाँ पे बाय वॉल्यूम दिया है, इसमें बाय मोल की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो बाय वॉल्यूम। और आपको दे भी रखा है इफ m एवरेज दैट इज एवरेज मोलर मास
इज इक्वल टू 37.6 फाइंड molecular mass of unknown gas, राइट। अब हमें क्या है यहाँ पे एम एवरेज दीजिए, मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर मास गिवन है। ए और बी दो गैसेस हैं, एक का परसेंटेज 70, दूसरे का 30% बाय वॉल्यूम दिया है, और हमें पता है वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोल। इट मींस हमें वॉल्यूम परसेंटेज दिया होगा तो हम उसे मोल परसेंटेज की तरफ भी ट्रीट कर सकते हैं। देखिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एवरेज मोलर मास। देखिए इसके मोल कितने हो जाएंगे, 70%, मतलब 70 मोल, क्योंकि ये बाय वॉल्यूम दिया था। 70 इंटू N2 का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 28, क्योंकि N का होता है 14 इंटू 2 28, प्लस नेक्स्ट हमारे पास अननोन गैस जो है उसका कितना है 30 इंटू अननोन गैस का मान लेते हैं मॉलिक्यूलर मास कितना है m अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 70 प्लस 30, और ये जो एवरेज दे रखा है दैट इज इक्वल टू 37.6। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखिए कितना हो रहा है 0 6 5 1960 प्लस 30m इज इक्वल टू 3760। तो इसको इसमें से माइनस करने हैं तो 30m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800। तो m इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 60, राइट। m हमारे पास 60, मतलब वो जो नॉन गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना होने वाला है 60 हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एवरेज मॉलिक्यूलर मास के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बाकी क्वेश्चंस जो है आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, वो आप इसके सॉल्व करना। तो अभी हमने पढ़ा है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास और मास परसेंट या उनका कंपोजिशन के थ्रू हम कैलकुलेट करना है, या उनके अंदर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वगैरह कैलकुलेट करना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास दैट इज डेंसिटी। ठीक है, देखिए डेंसिटी जो होती है बेटा वो दो तरह की डेंसिटी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होती है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। इस चैप्टर के अंदर डेंसिटी का जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा एक पार्ट आता है हमारे पास वेपर डेंसिटी, वो वाला ज्यादा यूज है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो गैसियस स्टेट के अंदर आने वाले हैं। देखिए अभी हम बात करने वाले हैं डेंसिटी। डेंसिटी अभी तक हमने जो पढ़ा था डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम बेटा, पर वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, गैसियस या लिक्विड जो हमारे पास, सॉरी लिक्विड एंड सॉलिड जो हमारे पास सब्सटेंस है उनके लिए हम मास अपॉन वॉल्यूम वाला हम यूज करते हैं। देखिए डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट जो हो गया हमारे पास दैट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड सेकेंड जो है इट इज रिलेटिव डेंसिटी। चलिए तो पहले हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। सॉलिड हो या लिक्विड सब्सटेंस आपको दे रखे हैं तो उनके लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, एब्सोल्यूट डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड की एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होने वाली है हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये उनकी एब्सोल्यूट डेंसिटी हो जाएगी। अगर उनकी रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालनी है तो देखिए सॉलिड और लिक्विड की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो हम क्या होता है, रिलेटिव की अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, और यहाँ पे हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, विद वाटर। तो इस रिलेटिव डेंसिटी को एक और टर्म बोला जाता है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है relative density of any substance that is solid or liquid with respect to water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास क्या होगा, देखो रिलेटिव डेंसिटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी
देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा, राइट। पर हमारे पास जो क्वेश्चंस है उनमें हमें सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी वाले क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है। हमारे पास जो सिलेबस में है वो क्वेश्चंस है गैसेस की डेंसिटी के लिए, राइट। ये तो सॉलिड और लिक्विड का पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर गैसेस। फॉर गैस, ठीक है। तो गैसेस के लिए या फॉर गैस अगर मैं बात कर रहा हूं तो गैसेस के लिए पहली चीज अगर मुझे एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालनी है तो एब्सोल्यूट डेंसिटी, तो गैस के लिए जो है हम किसका यूज करेंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालने के लिए? आइडियल गैस इक्वेशन। जिसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन बेटा आने वाले हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT, राइट। अब n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स। तो n नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम गिवन मास अपॉन मोलर मास भी लिख सकते हैं। तो मैंने n की जगह गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो P × V और n की जगह हो गया W/m × R × T। देखो मैं m को इधर लेके आ रहा हूँ और v को इस साइड में लेके आ रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा? P × m = W/v R × T। देखिए W होता है मास, v होता है वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, देखिए P × m इज इक्वल टू DRT। तो Pm इज इक्वल टू DRT, ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। वेयर P इज द प्रेशर, m मोलर मास, D डेंसिटी, R कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.0821 होती है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, और T टेम्परेचर है जिसको हमें किसमें लिखना है? केल्विन के अंदर लिखना है। ये किसी भी गैस की एब्सोल्यूट डेंसिटी होने वाली, D इज द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस। सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में आपसे मिक्सचर की डेंसिटी पूछ ली जाए तो उसके लिए देखिए मिक्सचर के लिए जो मोलर मास होगा वो किसका हो जाएगा? मिक्सचर का मोलिकुलर मास। एंड मिक्सचर का मोलिकुलर मास क्या होता है? m एवरेज या एवरेज मोलिकुलर मास, जो हमने इसके जस्ट पहले कंसेप्ट पढ़ा है। तो मिक्सचर की डेंसिटी के लिए हम किसका मास लेंगे? मिक्सचर का मोलिकुलर मास, दैट इज एवरेज मोलर मास। चलिए सेकेंड चीज अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट के बाद, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस, जिस तरह से सॉलिड और लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि वो निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हियर फॉर गैसेस जो रिलेटिव डेंसिटी है वो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? विद रिस्पेक्ट टू द लाइटेस्ट गैस, और वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन के केस में या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसे हम एक और नाम देते हैं, दैट इज वेपर डेंसिटी, राइट। तो वेपर डेंसिटी अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, वेपर डेंसिटी तो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा, इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में तो डेंसिटी होगी, दैट विल बी वेपर डेंसिटी एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। सेम प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो देखिए तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? कोई भी गैस की डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर रिलेटिव निकालनी होगी तो डेंसिटी अपॉन कोई दूसरी गैस की डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मतलब कोई दूसरी गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन की डेंसिटी, और प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या होगा? Pm/RT। तो P गैस का मॉलिक्यूलर मास m अपॉन R × T। हाइड्रोजन के लिए प्रेशर और टेम्परेचर तो सेम होगा, तो प्रेशर की जगह तो P, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 R × T। तो देखिए PRT से PRT कैंसिल आउट हो गया, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बेटा, अगर कभी भी मुझे वेपर डेंसिटी निकालनी किसी भी गैस की तो उस गैस का मॉलिक्यूलर मास
उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस H2, तो H2 का मॉलिक्यूलर मास होगा 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 विल बी 1। व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन होता है O2 और O2 का मॉलिक्यूलर मास होगा 32, तो 32 बाय 2 विल बी 16, तो उसकी वेपर डेंसिटी है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे मिक्सचर के लिए, तो अगर मिक्सचर की वेपर डेंसिटी अगर यहाँ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास हमें किसका लेना पड़ेगा बेटा, मिक्सचर का, दैट इज m एवरेज। तो वो भी मैं यहाँ पे साथ में लिख दूंगा, तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो डेंसिटी के केस में हमारे पास क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पार्ट एक तो हो गया हमारे पास, किसी भी गैस की डेंसिटी निकालनी है तो Pm इज इक्वल टू DRT। सेकेंड, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है तो गैस का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट, वेपर डेंसिटी मुझे निकालनी है मिक्सचर की, तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास वो होता है m एवरेज डिवाइड बाय 2, और m एवरेज हमें निकालना आता है। इन तीनों फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल हम करते हैं, देखिए सवाल है फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर कंटेनिंग 2 मोल N2O4 एंड 8 मोल NO2। हमें वेपर डेंसिटी निकालनी है मिक्सचर की। देखो, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर having 8 mole N2O4 and 2 मोल NO2, राइट। देखिए आपको दे रखा है गैस मिक्सचर है, इसमें 8 मोल N2O4 गैस के हैं और 2 मोल NO2 गैस के, उस गैसियस मिक्सचर का निकालनी है वेपर डेंसिटी। तो अभी हमने देखा मिक्सचर की वेपर डेंसिटी मतलब m एवरेज बाय 2। तो पहले हम m एवरेज निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो m एवरेज का फॉर्मूला होता है मोल इनटू मोलर मास, राइट। देखिए m एवरेज का फॉर्मूला हो गया मोल ऑफ A इंटू मोलर मास A, मोल ऑफ B इंटू मोलर मास ऑफ B अपॉन टोटल मोल। देखिए यहाँ पे A और N2O4 का मॉलिक्यूलर मास 14 इंटू 2 28 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 92। सॉल्व कर सकते हैं आप, 2 इंटू NO2 का हो जाएगा 46 अपॉन टोटल मोल हो गए 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, देखो 46 टू 16 18, तो 46 इंटू 18 बाई 10, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आने वाला है, मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसको हम, कितना होगा 18 इंटू 16 टू 18, राइट। ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 6 8 10 72 72 82, right, by 10, that is 82.8, ये होने वाला है, that is 92 into 9, right, सही। ये हमारे पास हो जाएगा 82.8। ये वेपर एम एवरेज ऑफ मिक्सचर हो गया, उसका डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, एम एवरेज आने वाला है, राइट। ये कैलकुलेशन सही है। 46 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 8 16 प्लस 2 18, तो 46 इंटू 18 बाय 10, राइट। तो चलिए ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट इसका वेपर डेंसिटी मुझे निकालना है। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर वाले फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 82.8 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से डिवाइड किया 4 1 4, 41.4 विल बी दी आंसर। हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालनी है, वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस क्वेश्चन के जो आंसर है, इस क्वेश्चन
का आंसर वो मुझे आप मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, वो आपका एक होमवर्क हो जाएगा। एंड क्वेश्चन इज, ये होमवर्क है, फाइंड दी एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस X, कोई नॉन गैस है जिसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 40 at 2 atm pressure and 300 Kelvin टेम्परेचर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि एब्सोल्यूट डेंसिटी गैस के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Pm इक्वल टू DRT वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, या फिर R इज इक्वल टू जो है वो आप 0.082 यूज कर सकते हैं, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये इसकी यूनिट है, राइट? ठीक है, थैंक यू।